नमस्कार। हेलो डीडी में मैं विश्वनाथ आप सबका स्वागत करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक नौजवान था जिसका नाम था जसवंत राय। जसवंत राय जब 18-19 साल का था तब देश का विभाजन हुआ था और जसवंत राय उस ज़माने में हिंदुस्तान के उस हिस्से में रहते थे जो आज पाकिस्तान है। शरणार्थी बनकर जसवंत राय हिंदुस्तान में आए। उसके बाद मुंबई भी पहुँचे और मुंबई पहुँचने के बाद फिल्मों से भी जुड़े और इस जसवंत राय ने करीब 200 फिल्मों में काम किया। पिछले 50 सालों में 200 फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं इस जसवंत राय ने। लगभग 150 फिर संगीत निर्देशकों के साथ काम करने का इनका अपना एक रिकॉर्ड है। तो इतने लंबे अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए इस शख्सियत का नाम जिसका मैं जसवंत राय कहता हूँ, आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, क्योंकि जसवंत राय ने जितना कुछ लिखा वो नक्श लायलपुरी के नाम से लिखा। और लायलपुरी साहब आज हमारे बीच हैं, हमारे स्टूडियो में हैं। नक्श साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और मैं चाहता हूं कि आज आपकी बातचीत के माध्यम से हम पिछले 50 साल की संगीत की या गीतों की दुनिया जो फिल्मों की है हमारी, उस पर कुछ बातचीत करें। हमारे दर्शक भी आपसे बात करेंगे। नक्श साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से। और मैं बातचीत की शुरुआत शुरू से करना चाहता हूँ। जो मैं बताना चाह रहा था कि वो जसवंत राय जी जब वो 18-19 साल की उम्र में लायलपुर छोड़ करके हिंदुस्तान में आया, जी तो कैसा हिंदुस्तान उसके सामने था? निश्चित रूप से आपके सपने तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे उस समय जो टूटे, लेकिन आगे के सपने तो आपके पास होंगे। वो क्या सपने थे जो लेकर के आप आए थे? उस वक्त तो यानी जो मेन मुद्दा था उस वक्त वो था रोज़गार की तलाश थी। स्वाभाविक है। तो काफ़ी परेशानी के आलम में वक्त गुजर रहा था और ये था कि कहीं कोई ढंग का रोज़गार मिले तो ताकि ज़िंदगी को आगे चलाया जा सके। तो उस वक्त तो एक ही सपना था। हाँ, फिर जब रोटी मिलने लगी तो फिर सपने जो है उन्होंने देखने शुरू किए। या सपनों ने जन्म लिया। और फिर यह है कि शायरी के मैदान में ये सोचा हमने कि अच्छी शायरी की जाए, अच्छी ज़बान इस्तेमाल की जाए और बामकसद गीत लिखे जाएं। अच्छा, ये शायरी की रुझान कहाँ से पैदा हुई? जब आप आए थे, आपके वालिदान, जहाँ तक मुझे ध्यान है, आपके पिताजी इंजीनियर थे जी और आपके घराने में भी कोई इस तरह का कोई परंपरा भी नहीं थी इल्म की या साहित्य की। तो जब आप आए तो ये शायरी कैसे आपके अंदर पैदा हुई? ये कुदरती तौर पे जब मैं उर्दू का स्टूडेंट था तो जितने भी मज़ामीन मैंने लिखे वो हमारे जो उस्ताद थे उर्दू के उनको बहुत पसंद। ये पार्टीशन से पहले की बात है? पार्टीशन से बहुत पहले की बात है, 5वीं और 8वीं जमात के दौरान की बात। तब से आपने लिखना शुरू किया? अब मतलब ये कि ज़रा मेरा आम तौर पे जो मजमून लिखे जाते हैं, मेरे टीचर का ये कहना था कि तुम्हारे मजमून जो होते हैं, मज़ामीन जितने भी हैं तुम्हारे, उनमें कोई अलग एक झलक मिलती है। अच्छा। तो उसमें लगता है कि तुम्हारी सोच जो है, अपनी सोच इसमें शामिल है। और उनके समझाने पे, उनके कहने पे कि अगर तुम ज़िंदगी में लिटरेचर की तरफ रुख मोड़ोगे तो कामयाबी तुम्हें ज़्यादा मिलेगी। तो आपको लगा कि अपनी टीचर की बात माननी चाहिए। वो बात मेरे जहन पे असर कर गई और मजबूरन घर वालों ने मुझे साइंस लेके दी। जैसा स्वाभाविक होता है। हाँ, अगर पिताजी इंजीनियर थे तो सोचते होंगे बेटा भी इंजीनियर बन जाए। लेकिन साइंस के पीरियड्स में मैं कोई ना कोई
उर्दू लिटरेचर की किताब लेके बाहर बैठा रहता था अच्छा। और वो उसकी स्टडी करता रहता। इम्तहान से कोई 15-20 दिन पहले हम्म, तैयारी शुरू करता था, पास हो जाता था। अच्छा। लेकिन उस तरफ यानी मेरा रुझान नहीं था। रुझान नहीं था। तो जब आप हिंदुस्तान में आए उसके बाद आपका शायरी को थोड़ा सा परवान चढ़ी होगी, ख़ासतौर पे लखनऊ में रहे तो आप, लखनऊ की तो जहाँ अपनी एक तहजीब है। वहाँ छोटी मोटी शायरों की महफिलों में शिरकत करना जाना मेरा शौक़ था। हालांकि मेरे फादर जो थे वो बहुत चिढ़ते थे। अच्छा। इस बात से चिढ़ते थे कि एक जगह बैठकर तुम 6-6 घंटे गुजार देते हो। यानी पढ़ने बैठे तो 5-6 घंटे निकल जाते थे, कुछ लिखने बैठे तो घंटों बैठ के करता था काम। तो उनका ये कहना था कि इस उम्र में तो इंसान के जिस्म में बिजली होना चाहिए। ये इस तरह से डल बैठे रहते हो 6-6 8-8 घंटे, ये अच्छी बात नहीं। कवि और शायर की तो ये स्थिति तो यही होती है कि उनसे ये उम्मीद तो नहीं की जाती कि वो बिजली पैदा कर दें, लेकिन अंदर उनके बिजली होती हाँ, ज़रूर होती है, है। लेकिन वो ऊर्जा का अपना इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिल्मों में कैसे आना हुआ आपका? फिल्मों में इत्तेफाक से आया मैं। यहाँ आया मैं तो कुछ कई जगह छोटी छोटी नौकरियाँ की मैंने। आखिर में पोस्ट एंड टेलीग्राफ में 1 साल गुजारा मैंने मुंबई में। मुंबई में। और वो मैं उकता गया था पोस्ट की नौकरी से। उसकी एक वजह तो ये थी कि जो आज करना है वही कल करना है। रूटीन बन गया था, वही रोज़मर्रा का वही काम हो गया। मनी ऑर्डर है तो उनकी रसीदें काटो, और ये अपना रजिस्ट्रेशन है तो उनकी रसीदें काटो। कोई मतलब दिमाग को से काम लेने वाली कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। मतलब कुछ आदमी सोच सके, कुछ अच्छा कर सके। दूसरा एक ट्रेडिशन थी वहाँ पोस्ट ऑफिस में कि अगर मेरी ट्रांसफ़र एक ऑफिस में हुई है तो लिस्ट में मेरा नाम आखिर में जूनियर मोस्ट जाहिर रहता था। फिर कहीं अगर ज़रूरत पड़े, कहीं कोई आदमी छुट्टी पे गया हुआ तो लिस्ट के आखिरी हिस्से से वो नाम पढ़ के उनकी ट्रांसफ़र। और मेरी कोई 2-3 महीनों में 4 ट्रांसफ़र्स हो गए। अच्छा, इसलिए आप परेशान हो गए। मैं परेशान हो गया। इसकी बात हम करेंगे आपके साथ में, क्योंकि इस बीच एक टेलीफोन आ गया है कर्नाटक से। डॉक्टर एम शरीफ ये कुछ बात पूछना चाहते हैं आपसे। पहले वो पूछ लें फिर मैं पूछता हूँ। शरीफ साहब बोलिए, क्या पूछना है आपको? अच्छा, हेलो। अब मैं लक्ष्मणपुरी जी से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हाँ करिए ना। हाँ जरूर जी। ये आपकी कोई पुरानी फिल्म की कोई एक शायरी थोड़ा पेश कर सकते हैं? नहीं तो एक गीत ये दिखा सकते हैं? इनको कोई पुराने गीत आपका सुनना चाहते हैं जो आपकी पुरानी फिल्म का किसी का हो, वो हम दिखाएंगे शरीफ साहब, आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस बीच अगर आप कुछ बताने से बात करना चाहते हो शरीफ साहब से, कुछ इनकी बात। हाँ फरमाइए आप। वो कुछ क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। इसके लिए मैं बहुत चाहता हूँ आपको। हाँ हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। आप कर्नाटक से बात कर रहा हूँ मैं। खास तौर पे क्या पूछना चाहते हैं? इनको कोई 2 पंक्तियां सुनाइए आप अपनी किसी शायरी की, चाहते हैं किसी गजल की, किसी कविता की सुनना चाहते हैं। ठीक है, मैं कोई दर्द भरा। मैं 3-4 शेर आपको अच्छा अपने सुनाता हूँ। अच्छा। कोई झनकार है, नगमा है, सदा है, क्या है? कोई झनकार है, कोई झनकार है, नगमा है, सदा है, क्या है? तू किरण है कि कली है कि सबा है, क्या है? क्या है? वाह। तेरी आँखों से, तेरी आँखों में कई रंग झलकते देखे। तेरी आँखों में कई रंग झलकते देखे। सादगी है कि झिझक है कि हया है, क्या है? बहुत अच्छे। और शेर सुनिए कि नाम होंठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले। तू तसल्ली है, दिलासा है, दुआ है, क्या है? क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
देखिए, ये आपकी शायरी सुनकर के शायद जोश में आएंगे कुछ लोग। एक अमरावती से महेश पूछना चाहते हैं कोई सवाल आपसे। जी। आई होप कि वो सवाल पूछेंगे। महेश बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर, खानदान पिक्चर का जो गाना था ना अभी, हाँ हाँ तो उसके बाद ये सर ने गाने लिखे नहीं क्या? एकदम हिना पिक्चर का गाना आ रहा है, हाँ हाँ, ये कह रहे हैं इसमें गाने खानदान लिखे नहीं है क्या? खानदान पिक्चर के बाद आपने गाने नहीं लिखे क्या? क्योंकि उसके बाद हिना का बहुत दिनों बाद आया गाना कुछ, तो खानदान के बाद नहीं, आप चुप बैठ गए थे खानदान क्या? के बाद मेरी काफ़ी फिल्में आई। खानदान के बाद अपना ये आहिस्ता आहिस्ता फिल्म आई, और उसके बाद दिले नादान फिल्म आई। उसके बाद एक फिल्म, मेरी 7-8 फिल्में बीच में आई। ये खानदान कितनी पुरानी फिल्म है? जी, खानदान कब आई थी? अब साल तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये करीब आज 7-8 साल 10 साल पुरानी होगी, ये सही ज़्यादा पुरानी है। ज़्यादा बताएं। हाँ, कोई मेरा ख्याल है 78 की है। अच्छा, पहले दिल्ली से मनराज कुछ पूछना चाहते हैं। जी। मनराज पूछिए, क्या पूछना है आपने? हेलो, हाँ मनराज। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी। मैं एक राइटर हूँ सर। जी। दिल्ली में एक छोटी सी कंपनी से मैं राइटिंग करता हूँ, जी। और उसमें मैं तकरीबन 5 साल से टाइटल सॉन्ग में लिखता हूँ। जी। टीवी सीरियल के मैं डीडी मतलब चल चुके हैं। जी बोलिए। और सर मैं जो है कुछ आपसे राय लेना चाहता हूँ बोलिए। कि कुछ बताइए, मैं फिल्मी क्षेत्र में कदम रखना चाहता हूँ। ये आपसे पूछना फिल्मी क्षेत्र में फिल्मों मतलब मैं में- वहाँ फिल्मों काम पे आना में- चाहता हूँ। हाँ, वहाँ से बैठ के तो फिल्मों में आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ बम्बई आना पड़ेगा, जी हाँ हाँ, यहाँ लोगों से मिलना पड़ेगा। आप जी जो आपके पास आप जो आपने जो अब तक जो लिखा है वो लोगों को सुनाना पड़ेगा। वो जी डॉक्टर साहब लोग इधर उसको सुन के इसमें जरा इधर है अपना उनको पता चलेगा कि आपका काम उनके किसी काम आ सकता है, तो वो ज़रूर आपको मौका देंगे। जी मनराज, तो आपने सुना कि ये जो रास्ता है ये आसान रास्ता नहीं है और इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। 50 साल से यहाँ हैं नक्श साहब इस दुनिया में, इसलिए इनकी राय आपके काम ज़रूर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं आप इन्हें तो ये बता रहे थे जी। कि यहाँ आने के बाद होता है, आप भी यहाँ इसीलिए आए। आपने लखनऊ से सोच लिया था कि मुझे फिल्मों में जाना है? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं सोचा था। अच्छा। यहाँ मैं आया था, मैंने कहा बहुत बड़ा तिजारती शहर है, किसी न किसी शोबे में खप सकूंगा, यहाँ अच्छा। मैं अपना पेट पाल सकूंगा, ये सोच के आया था यहाँ। आप तो फिल्म का जर्नलिस्ट कोई थे, ख्वाब आपने अपनी शुरुआत जर्नलिज्म से की थी, मुझे याद जी, ध्यान है, किसी अखबार में काम करते थे जी आप। जी जी। यहाँ आने के बाद भी आप किसी अखबार में रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में शायद। हाँ, मैं थोड़ा कुछ दिन प्रूफ रीडर के अच्छा हैसियत अच्छा, से में जाया। हाँ। लेकिन वो आपको रास नहीं आई दुनिया। नहीं, अखबार वो की। क्या था कि शिफ्ट ड्यूटीज थी, हम्म। तो उसमें क्या नाइट ड्यूटी मुझे यानी परेशान करने परेशान लगी, करी। मैंने छोड़ दिया। तो फिल्म में कैसे फिर आपकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ की नौकरी छोड़ी और बेकारी का आलम शुरू हुआ, तो कुछ दोस्त मिलने के लिए आते थे मेरे पास, सारा दिन उनके साथ ही गुजरता था। तो उनमें से कुछ बाहैसियत लड़के थे अच्छा। जो घर से काफ़ी आसूदा थे, तो उन्होंने कहा कि जब बेकार हम भी हैं, बेकार आप भी हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर आप एक प्ले लिखें हमारे लिए, अच्छा, हम उनमें एक्ट करें। पहले कभी आपने प्ले लिखा था? नहीं, मैंने मैंने नहीं, अच्छा, उस वक्त तक नहीं लिखा। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो मैंने प्ले लिखा और सबको पसंद आया, अच्छा लगा। और उसमें हीरो के रोल के लिए आज के कैरेक्टर आर्टिस्ट राम मोहन, अच्छा, इनका चुनाव हुआ। इसकी बात फिर रोकना चाहूँगा बीच में, क्योंकि टेलीफोन पर आनंदपुर साहब से पंकज कुछ पूछना चाहते हैं। पहले उनकी बात सुन लें हम लोग। पंकज, क्या पूछना है आपको? हेलो सर। हाँ, बोलिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पंजाब के हैं और
और पंकज, मतलब आपकी कोई अपनी रचना हो जो पंजाबी में हो, आपकी फेवरेट हो, ओहो, वो सुनना चाहते हैं हम। पंकज लायलपुर का नाम है तो लायलपुर तो पंजाब में हाँ था ही, जी। तो जाहिर है लायलपुर वाला आदमी पंजाबी ही होगा। ये चाहते हैं कि हाँ। कोई आपकी पंजाबी कविता सुने। पंजाबी कविता, ठीक है, दो तीन शेर आपको सुना देता हूँ जी। पंजाबी में। मेरे इश्क दे अफसाने नू ना समझे ना जाने लोग, हम्म, मेरे इश्क दे अफसाने नू ना समझे ना जाने लोग, लोकां पाने मैं दीवाना, पागल मेरे पाने लोग, हम्म। लोका पाने मैं दीवाना, पागल मेरे पाने लोग, ओहो, ना ए हसदा वेख के हसन, ना ए किसे दी खातिर रोण, जीण दा हक भी खो लेंदे ने रब्बा ए मर जाने लोग। ओहो, जीण दा की खन, बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। मुझे लगता है पंकज आपकी बात पूरी हो गई होगी और उनकी पंजाबी की कविता भी हमने सुनी। आप पंजाबी में भी उतनी ही कुशलता से लिख लेते हैं जिस कुशलता से आप उर्दू में लिखते हैं। शायद दोनों ज़बानें मादरी ज़बान है आपके लिए। मनसूख अहमद साहब, जी, मनसूख अहमद साहब बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या बात करना चाहते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूँ जी, इन्होंने सबसे पहली फिल्म में अपनी कौन सी फिल्म ऐसी है जिसमें गीत लिखा सबसे पहले? सबसे पहले जी, पहली फिल्म कौन सी थी आपकी जिसमें आपने कौन गीत सी फिल्म लिखा? थी वो? ये जानना चाहते हैं। मेरी पहली फिल्म थी, जगदीश सेठी साहब ने एक फिल्म बनाई थी जग्गू के नाम से, जी, वो 52 में रिलीज हुई थी। अच्छा, उसमें मैंने पहली बार मैंने गीत, उसका कोई गीत सुनाएंगे? ओह, याद होगा कोई इतना उसका पुराना? गीत अभी मुझे जो मेरा वैसे उसका गीत मुझे इस वक्त याद बड़ा नहीं आ मुश्किल रहा होता है, भाई। 50 साल पुरानी, 52 की बात आप कर रहे हैं, पूरे 50 साल। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि आपने कहा था कि आपने एक नाटक लिखा, उसमें कुछ गाने थे, उसके बाद ही ये फिल्म आई थी जग्गू, शायद आपके पास ऑफर हुई वो थी। उसके बाद ही वो अच्छा। राम मोहन साहब ने मुझे सेठी साहब से मिलवाया। जी। उन्होंने जब ड्रामा सुना और कुछ गीत भी रखे थे उसमें, गीत भी सुने तो अच्छा। उनको बहुत अच्छे लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप फिल्म में क्यों कोशिश नहीं करते हैं, आप इतना अच्छा काम करते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं सुना है कि फिल्म में नए लोगों के साथ बदसलूकियाँ बहुत होती हैं अच्छा। और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं अपने आप को मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ये सब बर्दाश्त करने की। तो कहने लगा कि अगर आपको फिल्म का काम मिले तो आपको करने में कोई एतराज़ है? तो मैंने कहा नहीं, फिल्म का काम मिले करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो उन्होंने सेठी साहब से बात की, तो अच्छा। सेठी साहब ने बुलवाया मुझे, मैं गया तो कंपटीशन था, कंपटीशन में मैंने उस हिस्सा लिया। कंपटीशन की बात भी करूंगा मैं आपसे, क्योंकि बड़ा रोचक चीज़ है, मुझे ध्यान है उसके बारे में। लेकिन इस बीच बिहार से आसिफ इकबाल कुछ पूछना चाहते हैं। आसिफ साहब बोलिए, क्या पूछना है आपने? हेलो, जी। हेलो सर। हाँ जी। बोलिए। हम आसिफ इकबाल बोल रहे हैं जी, बिहार किशनगंज से। सर हम कह रहे हैं कि आप इस वक्त गीत लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? इन दिनों में आप गीत लिख रहे हैं कि नहीं फिल्मों के लिए, पूछना चाहते मैं लिख रहा हूँ। हैं? कौन सी फिल्म? लिख रहे हैं? आपकी कोई आने वाली फिल्म जिसमें आप गीत लिख रहे हो? मेरी आने वाली फिल्म अकबर खान की ताजमहल। अच्छा अच्छा। तो आसिफ साहब, आपने सुना कि अभी भी, यानी 50 साल बाद भी, 75 साल की उम्र में ये गीतकार अपने गीत लिखे जा रहा है। और हम जो इनसे बात कर रहे थे वो पहले गीत की कर रहे थे कि जब इन्होंने पहली फिल्म बनाई जग्गू, उसमें, और उसके बाद फिर आगे सफ़र कैसे शुरू हुआ। आपने ये भी कहा कि आप जाना नहीं चाहते थे लोगों के पास। हाँ, वो ये हुआ कि मैं दरअसल मैंने जहनी तौर पे ये सोच लिया था कि जैसे मुझे पहला मौका मिला है, घर पे बैठे चांस आया है, इसी तरह मुझे शोहरत का जीना भी मिल जाएगा। तो मिलता रहा, आपको जाना नहीं पड़ा बाहर कहीं? नहीं, वो गया तो नहीं मैं कहीं भी, लेकिन वो दरअसल मैंने गलती की। अच्छा। हाँ, वो ये था कि लोगों से मिले बगैर, लोगों को ये बताए बगैर कि मैं क्या, मेरे पास क्या काम है, मैं क्या कर सकता हूँ, समझे, मैं अपना बैठा रहा।
अब गलती करने के बावजूद आपने 200 फिल्मों के लिए गीत लिख दिए और गलती ना करते तो क्या हालत होती? हाँ, वो तो ये तो सही है, लेकिन फिर मुझे ये है कि अगर मैं लोगों से रिलेशंस बनाता, लोगों से मिलता, लोगों को बताता, तो शायद मुझे बेहतर काम मिलते, बेहतर फिल्में मिलती। इस बीच एक फ़ोन पर मोहनलाल बालानी हैं बीकानेर से, राजस्थान से। मोहनलाल जी बोलिए, क्या आपको क्या जानना है? मेरा नक्सलालपुर से ये प्रश्न था कि एक गीतकार का परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है? अच्छा, आपका समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक गीतकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए? वो यानी देखिए बालन साहब, कर्तव्य तो हर शायर का जो है, जिन फील्ड्स का आपने नाम लिया उनके लिए बहुत ज़्यादा है, और वो उनकी खिदमत करे अपना ज़बान से, अपने ख्यालात से और अपनी शायरी से। नक्श साहब, सीधी सी बात तो यह है कि ये चीज़ें पूछ रहे हो परिवार के प्रति या समाज के प्रति या राष्ट्र के प्रति, तो एक नागरिक का जो कर्तव्य होना चाहिए, अच्छे नागरिक का, वही कर्तव्य एक गीतकार का भी होता है। मैं समझता हूँ गीतकार या लेखक अच्छे नागरिक से अलग तो नहीं होते, वो भी शहरी, अच्छे शहरी होंगे तभी आगे अच्छे काम कर पाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी फिल्मों के में आने की, और उसमें आपने ये बताया कि आपने बाहर जाना ज़रूरी नहीं समझा था उस समय, जाते तो शायद कुछ और बेहतर होता, लोग आपके पास आते गए और जैसे कहते हैं कारवां बनता गया वाला मामला था कि आप लगातार फिल्मों में आते गए। पिछले 50 साल से नक्श साहब आप लिख रहे हैं फिल्मों के लिए गीत। जी। आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले या 25 साल पहले या 20 साल पहले जो स्थिति थी और आज जो फिल्मी गीतों की स्थिति है, उसमें आप क्या अंतर पाते हैं? अंतर ये है कि मैं आसान थोड़े लफ्ज़ों में अगर इसका जवाब दूं तो वो ये होगा कि कल अच्छे गीतों में कंपटीशन हुआ करता था, आज बुरे गीतों में competition। हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी एक छोटी सी वाक्य में, कि जो अच्छे गीतों में कंपटीशन हो रहा था, बुरे गीतों में है। हम अच्छे और बुरे की परिभाषा भी आपसे जानना चाहेंगे, पर इस बीच रविंद्र घोरपड़े हमारे मुंबई से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। रविंद्र बोलिए, क्या पूछना है आपको? हाँ, नमस्कार सर। मेरा सवाल यह है कि अगर आप फिल्मों के लिए जब गाने लिखते हैं तो आपके सामने जो एक पिक्चर, आपके मन में एक तस्वीर रहती है, अगर गाना पिक्चराइज होता है और वो आपको देखने के बाद आपके मन के मुताबिक वो आता है क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या? और दूसरी बात कि आजकल के फिल्मों के गाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? दो सवाल ने पूछे हैं। एक तो ये कि जब आप गाना लिख रहे होते हैं तो एक तस्वीर आपके सामने होती है कि गाना ऐसे फिल्माया जाना चाहिए, और जब फिल्म में फिल्माया जाता है तो उसके बाद आपको कैसा लगता है? कभी वो आपका चित्र जो आपने बना रखा था उससे अलग भी हो जाता है क्या? अब वो देखिए, मेरी सोच और डायरेक्टर की सोच में जाहिर है फ़र्क होगा। मैं एक चीज़ कंसीव करके लिखता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर उस कंसेप्शन के हिसाब से ही काम करे, वो अलग भी हो सकता है। बाज़ तस्वीरें मेरी तस्वीर से अच्छी अपना बन जाती हैं, बाज़ तस्वीरें कमज़ोर बनती हैं। तो आपका क्या रिएक्शन होता है जब कमज़ोर बनती हैं? तो अच्छी में तो आदमी को अच्छा ही लगता है। क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा गाना पिक्चराइज हो गया तो क्या कर सकते हैं। दूसरा सवाल रविंद्र पूछ रहे थे कि आजकल के जो गाने लिखे जा रहे हैं जी, जो आपने एक बात कही थी कि आज बुरे गानों में होड़ लगी हुई है जी, और ये भी वही सवाल वैसा ही पूछना चाह रहे हैं कि आजकल जो गाने लिखे जा रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? तो ये बुरे गाने जिन्हें आप कहते हैं, बुरे क्यों हैं वो? बुरे मतलब ये कि देखिए, मैं इस तरह से उन्हें बुरे कहता हूँ जिनमें ज़बान सही इस्तेमाल नहीं होती, वो गाने बुरे हैं। जिनमें अपना अच्छा ख्याल नहीं है कोई जिसकी बेस में, वो बुरा गीत है। और जो वल्गैरिटी की तरफ जिसका इशारा है जिस गीत का, वो बुरा गीत है। इस बुराई के बारे में थोड़ी ज़्यादा बात करनी पड़ेगी हमको। ज़ुमानी या डबल मीनिंग के जो गीत आते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच नासिक से श्रीकांत सोनावणे ने कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। बोलिए श्रीकांत, आप क्या पूछना चाहते हैं? नक्श लालपुरी जी ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। ये जो शेर उन्होंने पहले अपनी जिंदगी में बना के रखे थे, तो ये जो शेर है उससे ही फिल्मों के गीत लिखते हैं या बाद में फिल्में की रिक्वायरमेंट आने के बाद गीत लिखते हैं? ये जानना चाहते हैं कि सब आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, गीत लिखे हैं फिल्मों में,
लेकिन ये गीत क्या वही हैं जो आप पहले अलग से लिखते थे या फिल्मों की डिमांड पर लिखते रहे? इस बारे में जानना चाहते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ गीत ऐसे हैं जो मेरे लिखे हुए फिल्मों में इस्तेमाल हुए हैं और ज़्यादा गीत जो हैं वो फिल्मों की डिमांड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से लिखे गए। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि सिचुएशन के हिसाब से डिमांड पर एक गीतकार कहते हैं कविता तो भीतर से उपजती है, जी, इसको स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो कहते हैं, अंदर से उपजता है अचानक जो। और जब डिमांड पर लिखता है कोई गीतकार तो वो कविता के साथ न्याय कर पाता है या कवि के साथ न्याय कर पाता है कि नहीं, या सिर्फ एक डिमांड पर बाजार का काम करता रहता है? नहीं, देखिए, अगर मेहनत से काम किया जाए तो उसमें भी आप अच्छा रंग भर सकते हैं, उसको अच्छी शक्ल दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिमांड पर अच्छा गीत नहीं लिखा जा सकता। एक क्राफ्ट हो जाता है ना फिर तो ये। नहीं, वो ठीक है, लेकिन देखिए बेसिकली हम अपने लिए जब लिखते हैं तो भी एक सिचुएशन, एक बेस उसका हमारे दिमाग में पहले बनता है, उसके बाद उसकी शक्ल बनती है। इसी तरह फिल्म का है, उसमें कोई खास फर्क नहीं लगता। खास। इस बीच हैदराबाद से विजय कुमार कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ विजय कुमार बोलिए। हाँ हेलो। हाँ, मैं विजय कुमार आंध्र प्रदेश हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी। आपने भारत पाकिस्तान रिश्तों के बीच में कभी कोई शायरी लिखी? भारत पाकिस्तान रिश्तों के बारे में कोई शायरी आपने लिखी है? भारत पाकिस्तान क्या पूछना चाहता है? भारत पाकिस्तान दोस्ती पर या किस सिलसिले में? वो कह रहे हैं कि आज जो हालात बन रहे हैं, आज से पहले कुछ बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी शायरी में कुछ बोलेंगे उसके बारे में? विजय, आप जानना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में इनका क्या ख्याल है? हैं? आपका क्या ख्याल है नक्सलालपुरी जी का? नक्सलालपुरी, नमस्ते बोलना चाहूँ। हाँ नमस्ते भी बोल रहे हैं आपको, और जानना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में आपका, क्योंकि आप वहाँ से आए हुए हैं, क्या ख्याल है कि कैसे रिश्ते होने चाहिए थे, कैसे हो गए और कैसे सीधे ठीक हो सकते हैं? यानी रिश्ता तो अच्छा ही यानी होना चाहिए, और अब जो हालात थोड़े बहुत पैदा हो रहे हैं इस रिश्ते के बेहतर बनने में, अच्छा लग रहा है, समझे, क्योंकि उस मिट्टी से हम आए हैं तो हमें उस मिट्टी से प्यार है। हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के लोग मिलजुल के रहें। विजय ये भी जानना चाहते हैं कि आपने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के या अपनी उस ज़मीन को जिसको आप छोड़ कर आए कभी कुछ लिखा था? मैंने कुछ याद है? मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, ऐसा नहीं है। कोई चीज़ सुना सकते हैं अब याद हो तो? अब मैं 4 मिसरे सुनाता हूँ कि कहाँ से चले थे हम आए कहाँ तक, कहाँ से चले थे हम आए कहाँ तक, पहुँचना तो है मंजिलों के निशान तक, पहुँचना तो है मंजिलों के निशान तक, अभी फासले हैं अभी दूरियां हैं, हमारे यहाँ से तुम्हारे वहाँ तक। क्या बात है, बहुत अच्छे। अभी फासले हैं अभी दूरियां हैं, हमारे यहाँ से तुम्हारे वहाँ तक। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच भी हो सकती है दोस्तों ये दूरी, और ये दूरी जो है दो आदमियों के बीच में, दो इंसानों के बीच में भी हो सकती है, और इस दूरी को पाटने का नाम ही ज़िंदगी है। मैं सही हूँ नक्श साहब जी? कि दूरी को पाटना ही ज़िंदगी का एक नाम होता है। बिल्कुल। अच्छा, इस बीच एक और सवाल पूछना चाहते हैं। मोहम्मद अंसारी साहब धनबाद से, झारखंड से बोल रहे हैं ये। हेलो अंसारी साहब बोलिए। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। जी आदाब। जी आदाब। आदाब जसवंत जी आदाब। हाँ आदाब बोलिए। अंकल आपसे ये पूछना चाह रहे थे। जी। हेलो। हाँ बोलिए। अंकल हम आपसे पूछना चाह रहे थे। हाँ सुन रहे हैं। अब तक जितने भी फिल्मों में कट गया उनका फ़ोन, कट गया लगता है। कुछ पूछना चाह रहे थे कि अब तक कितनी फिल्मों में, शायद कुछ जानना चाहेंगे, शायद फिर फ़ोन आएगा, हम उनसे बात करेंगे। तो हम जो बात कर रहे थे अच्छे गीत और बुरे गीत की बात कर रहे थे। आपने कहा कि अब बुरे गीतों में होड़ लगी हुई है, और बुरे गीत वो हैं जिनसे द्व्यर्थी चीज़ें संवाद निकलते हों, जिनकी भाषा अच्छी ना हो, जिनसे गलत मैसेज जाते हों। तो अच्छे गीत क्या हैं? अच्छा गीत वही उसको उलट कर लीजिए, जिसमें बेसिक थॉट अच्छा हो, जिसमें अच्छी ज़बान का इस्तेमाल किया गया हो, समझे, और जो अपनी बहू बेटियों के साथ बैठ के सुना जा सके, वो अच्छा गीत होता है। कोई टेलीफोन बज गया मुझे लगता है, जो नहीं बजना चाहिए था। एनीवे, तो ये जो अंसारी साहब जो बात करना चाह रहे थे वो भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे थे, इसे आप बंदी कर दें।
जी तो अंसारी साहब ये पूछना चाह रहे थे कि आपने इतने सारे गीत जो लिखे, जी करीब 200 फिल्मों में आपने गीत लिखे हैं, कोई गीत ऐसा भी हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है और क्यों? देखिए, मेरे गीत मेरी औलाद की तरह हैं, समझे। और मुझे अपना हर गीत जो है पसंद है। और मैं समझता हूँ कि अच्छे गीत अभी और मेरे कलम से आएंगे, समझे। अभी तक जो मैंने लिखा है अपने तौर पे बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। सवाल सचमुच बहुत मुश्किल होता है किसी भी शायर से पूछना या किसी भी कलाकार से पूछना कि सबसे अच्छी चीज़ उसकी क्या है। जैसे कि आपने कहा कि सब बच्चे की तरह से होते हैं और बच्चे तो सारे अच्छे लगते हैं, फिर भी कोई बच्चा कभी कभी ज़्यादा प्यारा कराता है, या सबसे बड़ा बच्चा हो या सबसे छोटा बच्चा हो, कभी कोई होता है ऐसा? नहीं, मैं देखिए यहाँ क्या है कि सिर्फ अपना गीत जो है उसको आप नहीं तोल सकते। यहाँ गीत के साथ धुन शामिल है, उसके साथ अपना गायक शामिल है, उसके साथ रिकॉर्डिंग शामिल है, उसके साथ पिक्चराइजेशन शामिल है। ये सारे फैक्टर मिलते हैं तो जाके तो फिल्म का गीत बनता है। हाँ। तो ये जो फिल्म का गीत जो है, ये बाकी जो कविताएं या गीत हम लिखते हैं या आप लिखते हैं उससे थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें ये चार चीज़ें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब लिखा जाता है गीत, चाहे वो सिचुएशन पर लिखा जा रहा हो, चाहे आपके भीतर कोई सिचुएशन पैदा हुई और उसके हिसाब से आपने लिखा हो, अपनी प्रेरणा से लिखा हो, वो गीत भी तो कोई चीज़ होती है ना। उसमें ना म्यूज़िक डायरेक्टर ना हो, उसमें गायक ना हो, उसमें सिचुएशन ना हो, उसमें फिल्माइजेशन ना हो, फिर भी गीत कुछ तो होता है। नहीं, गीत की अपनी इंडिविजुअल एक वैल्यू होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अपना किसी गीत में कोई फैक्टर अच्छा आता है, जैसे मिसाल के तौर पे रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे। इसमें एक शेर बहुत पसंद लोगों को आया, मुझे भी बहुत पसंद है कि बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाएं कैसे। क्या एक फिल्म आपकी नहीं आई थी पहले जो अभी तक रिलीज हुई, भगत सिंह पर भी आपने कुछ गीत लिखे थे? जी जी। वो गीत रिलीज हुए कि नहीं हुए अभी? भगत सिंह के तो कैसेट रिलीज हो चुका है। अच्छा अच्छा। शहीद भगत सिंह का अपना, बाकी ये अभी तक म्यूज़िक रिलीज नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोड्यूसर की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है। तो उसको डिस्कस करना या उसको सुनाना मैं बगैर उसकी इजाज़त के अच्छा नहीं लगता। उसका एक दो लाइनें आप सुना देंगे दोनों में से किसी एक फिल्म की, चाहे वो ताजमहल का हो या चाहे वो उसका हो भगत सिंह वाला? ताजमहल में मैंने ताजमहल पे एक शेर कहा है जी, हाँ, वो मैं सुना देता हूँ। सुनाइए। कि ताज नगमा है मोहब्बत के धड़कते साज का, ताज नगमा है मोहब्बत के धड़कते साज का, ताज नगमा है मोहब्बत के धड़कते साज का, ये है वो आईना जिसमें अक्स है मुमताज़ का। क्या बात है, ये है वो आईना जिसमें अक्स है मुमताज। बहुत अच्छे। तो ये तो आपकी जो नई चीज़ सामने आएगी जो फिल्म, तब लोग सुनेंगे भी इसको। इस बीच महेंद्र मोहिते नागपुर से कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी महेंद्र, बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो। जी हेलो। हाँ बोलिए। मैं महेंद्र मोहिते नागपुर से बोल रहा हूँ। जी। और नागपुर में मैं उमरेड गांव में रहता हूँ। जी हाँ बोलिए। तो मैं अंसारी जी से यही पूछना चाहता हूँ कि वो गीत और शायरी में क्या फर्क है? गीत और शायरी में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क लगता है आपको साहब नक्शा? तो गीत शायरी का एक हिस्सा है। जिससे शायरी में अलग अलग चीज़ें, नज़्म होती है, उसमें गज़ल होती हैं, उसमें गीत होते हैं। तो शायरी तो सारी कुछ है, गीत भी शायरी ही है। तो आप जब हम बात कर रहे थे अच्छे और बुरे गीतों की शुरू में, और आपने कुछ परिभाषा दी थी बुरे गीतों की, और अच्छे गीत की आपने दी कि जो परिवार के साथ बैठ के देखे जा सकें। तो ये जो बदलाव आया है कि आज बहुत सारे गाने, जैसे आप कह रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ बैठ करके नहीं देख सकते या नहीं सुन सकते जी। इस बदलाव के कारण क्या हो सकते हैं, कभी आपने सोचा? कारण इसमें क्या है कि हम लोग वेस्ट के पीछे बहुत बुरी तरह से लग गए हैं। आप ठीक है,
अच्छाई कहीं से भी मिले उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अंधाधुंध किसी चीज़ को फॉलो करना मैं समझता हूँ वो बुरी बात है। नहीं तो वेस्ट के हम सीन ले रहे होंगे, वेस्ट के तौर तरीके हम ले रहे होंगे, लेकिन हमारे जो शायर लिख रहे हैं जी वो वेस्ट को कैसे लिख रहे होंगे? नहीं, शायर तो मतलब यहाँ की ये बात कि करता है ना। वो अब वेस्टर्न रिदम से हैं। अब ये शोर ज़्यादा हो गया है। हमारे यहाँ जो मेलोडी एक मिठास हुआ करती थी वो दिन दिन ख़त्म होती जा रही है, तो अब शोर रह गया है। बाकी ये कि गीतकार जो हैं वो शायद अपना मेहनत नहीं करना चाहते या अच्छे गीतों की तरफ उनका रुझान नहीं है, नहीं लिख रहे, समझे, तो ज़बान सही सुनने को नहीं मिल रही थे आपके गीतों में, या आपके ज़माने में कुछ इस तरह के और गीत लिखने वाले भी थे उनके गीतों में, कि एक बहुत धीमे धीमे बात बढ़ती थी। आज शोर है, आप लोगों के गीत जो होते थे वो नदी की तरह धीरे धीरे बहते हुए जाते थे, अब जो है वो झरना ढां 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 करता हुआ पानी बहता हुआ चला जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, देखिए एक सोच का अंदाज बदल गया है। मिसाल के तौर पर रोमांस जो है मेरी नज़र में दो आदमियों का अपना ज़ाती मामला है, लड़की लड़का, उनके अपने एहसासात का नाम है रोमांस जिसको कहते हैं। आज हम गीत देखते हैं स्क्रीन पे तो मालूम होता है कि लड़की लड़का रोमांटिक गाना गा रहे हैं, 25 लड़के साथ हैं, 25 लड़कियां साथ हैं, तो वो रोमांस की परिभाषा ही बदल गई है। मतलब प्यार को उन्होंने प्रदर्शन की चीज़ बना के रख दिया और एक प्रदर्शनी हो गया प्यार, और उससे नेचुरली जो अंतराना चीज़ जैसे आप कह रहे हैं जो ज़ाती चीज़ होती है वो एक अपनी उसकी गरिमा होती है, और जो खुल के सामने आ जाए तो बात इतनी बन नहीं पाती। इस बीच मणिपुर से जय कुमार सिंह कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, और दूसरा किनारा इस देश का। मणिपुर से पूछने वाले जय कुमार जी, बोलिए क्या सवाल है आपका? जय कुमार सर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नमस्कार भी आपके लिए आपका है। गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। तो मैं आपकी आवाज से आपका फेवरेट एक गाना सुनना चाहता हूँ। ओहो, ये भी फेवरेट गाना सुनना चाहते हैं मैं तो आपका? गुनगुना नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। नेक्स्ट साहब कहते हैं वो गुनगुना नहीं सकते, बाथरूम में गुनगुनाते हैं तो पता नहीं, हमको बताते नहीं है, लेकिन कविताएं तो आपने सुनी नक्श साहब की, और उनके प्रिय गाने भी आपने सुने, आगे भी हम सुनते रहेंगे। गाना एक कोई दो लाइनें आप सुनाना चाहेंगे किसी गाने की? मैं गुनगुना नहीं सकता। बिना गुनगुना, जैसे आप बता रहे हैं पढ़ दीजिए, वो तो जितना चाहें आप। एक आध शेर आप सुना दीजिए, उनका मन है उनका मणिपुर से बैठे सुनना चाहते हैं। अपना शेर सुना? हाँ शेर सुनाइए। पलट कर देख लेना जब सदा दिल की सुनाई दे, पलट कर देख लेना जब सदा दिल की सुनाई दे, मेरी आवाज में शायद मेरा चेहरा दिखाई दे। क्या बात है, पलट कर देख लेना सदा दिल की सुनाई दे, मेरी आवाज़ में शायद मेरा चेहरा दिखाई दे। तो जय कुमार जी, शायद आपको शायर की वो चीज़ सुनने को मिली होगी जो शायर अपने भीतर से कहना चाहता है, और कहते हैं ना कि जिन नगमों में शायर अपना गम रोते हैं वो उनके सबसे प्यारे नगमे होते हैं। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे, एक एहसास होता है प्यार, उस प्यार को आज बाज़ार की वस्तु बना दिया गया फिल्मों में, और आप जैसे शायर को ये अच्छा नहीं लगता। तो क्या रिएक्शन है आपका उस पर? कैसे आपने अपने इस रिएक्शन को बताया लोगों तक, फिल्मी दुनिया तक कैसे पहुंचाया? क्या ये कारण था कि आपने फिल्मों में लिखना बंद किया? नहीं, ऐसा नहीं है। या कम किया? वो ज़्यादातर बुरे गीत लोग लिखवाना चाहते थे, ये जुमानी गीत मांगते थे, या और नंगे गाने जिस तरह के बाज़ार में चलते हैं, लोगों की डिमांड थी। इसलिए मैंने हाथ जोड़ दिया कि भैया ये काम मैं नहीं कर सकता और मैं करूँगा भी नहीं। तो फिर आपने अपनी बात कहने का मौका खोजा टीवी सीरियल्स में? फिर टीवी सीरियल्स का सिलसिला वो इत्तेफाक से एक शुरू हो गया था। जयदेव जी ने एक सीरियल मुझसे लिखवा लिया था जोर दे के, श्रीकांत। वो उसके बाद ये है कि सीरियल्स की कुछ ऑफर आई, मुझे वो काम अच्छा लगा, मैं अपना
वो करने लगे। इस बीच परभणी से सहिता कुछ पूछना चाहती हैं आपसे। जी सहिता बोलिए, क्या पूछना है आपने? हेलो जी जी। हाँ, मुझे ये पूछना है कि अब इस मोड़ पे आके नक्श आपको कैसे लगता है, और दूसरा सवाल है कि रीमिक्स के बारे में क्या ख्याल है। 2 सवाल उन्होंने पूछे हैं कि इस मोड़ पर, गीतों के इस मोड़ पर आपको कैसा लग रहा है, और उसी से जुड़ा हुआ सवाल जो रीमिक्स का जो फैशन आ गया इस समय, और जिस तरह गानों के साथ में रीमिक्स के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, जिसे कुछ लोग बलात्कार भी कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, आपका क्या ख्याल है? देखिए साहब, ये मैं तो जहाँ था वहाँ हूँ। मैंने आज तक अपने आप को रत्ती भर नहीं बदला। जो मैं लिखता था, जिस ढंग से लिखता था, आज भी उसी रंग में लिखता हूँ, वही काम करना पसंद करता हूँ। और यह है कि इस मोड़ पे आके काम कम हो गया है, बस और कुछ नहीं। और ये रीमिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैं जानना चाहती हूँ। तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। रीमिक्स गलत है बिल्कुल, क्योंकि एक कंपोज़र जब अपनी कंपोजिशन करता है तो उसे मालूम है कि इस कंपोजिशन को ऑर्केस्ट्रा क्या देना है, इसको किस रंग में मुझे अपना कंप्लीट करना है। वो अपने तौर पे उसने एक खूबसूरत शक्ल बनाई है गीत की। उसमें कहीं वेस्टर्न, अब बात तो गीत इंडियन चल रहा है, साथ में वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, कुछ अजीब सा खिचड़ी सी बन जाती है, वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि गीत तो वैसे भी किसी खास सिचुएशन पर लिखे गए थे, एक खास म्यूजिक डायरेक्टर या तो लिखवाए थे, उसके पास अपना खास, जैसा कि आपने कहा, एक संगीत होता था उसके लिए, और उस गीत को, उसके बोल को। लेकिन उन लोगों का अपना एक तर्क है, वो ये कहते हैं कि इस तरह से हम रीमिक्स करके हम नई जान दे रहे हैं उनको। गलत है, मैं इसको नहीं मानता। अब बेरी के पीछे अपना वो गाना कांटा लगा, क्या यानी आर.डी. बर्मन का ऑर्केस्ट्रा क्या बुरा है कि जो उसको आप चेंज करना चाहते हैं। एक शायद आपको पता हो, क्या रीमिक्स में गीतकार को कुछ पैसा वैसा मिलता है, उसकी रॉयल्टी वगैरह मिलती है? ये तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, वो भी नहीं मिलता। यानी ना इजाज़त लेते हैं, ना पैसा देते हैं, ना कंपोजर को कुछ देते हैं, ना गीतकार को कुछ देते हैं, पूछते भी नहीं। मतलब ये तो ज्यादती हो गई अपने आप में। बहरहाल, एक आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूँगा कि इस 50 साल की गीत यात्रा जो आपकी रही फिल्मों की दुनिया की, एक लंबा अरसा होता है, आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। मैं चाहूँगा कि बहुत संक्षेप में आप अपनी उपलब्धियों को कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, वट एवर यू हैव गेन्ड? देखिए साहब, मैं तो इस सफ़र को कामयाब सफ़र मानता हूँ, क्योंकि मैंने जो चाहा वो किया, और 50-51 साल तक लोग यानी मुझे लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे काम को सराहा। आपको बहुत लंबे अरसा मिला आप सफलता पहुंचने के लिए, और आप कामयाब सफ़र भी मानते हैं। हम चाहेंगे कि आपकी ये कामयाबी और ऊंची बढ़ती रहे, और आप और अच्छे गीत हमारी दुनिया को देते रहें, हमें देते रहें। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी जिन्होंने इस समारोह में हिस्सा लिया, शुक्रिया। सपनों से मुझे न यूं बहला, पायल के सोए गीत जगा। सपनों से मुझे न यूं बहला, पायल के सोए गीत जगा। सुनसान है जीवन की बगिया, सुना है पहाड़ों का आजा, आजा के अधूरा है।